A belongs to M n cross n over R. A belongs to M cross n स्क्वायर N है क्या? cross n मैम. अच्छा. Square matrix. Vector space of square matrices. मैम और given है T of A equals to 0 whenever A is symmetric matrix. T of A is equal to 0 when A is symmetric. हाँ. रैंक ऑफ टी निकालनी है मैम. रैंक ऑफ टी निकालनी है. रैंक ऑफ टी कैसे निकलेगा? नलिटी पता कर लिया, निकल जाएगा. अब देखो यहाँ पे आप वो चीज़ लगा सकते हो जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, 12th क्लास में भी आपने पढ़ी थी, कि कोई भी मैट्रिक्स अगर मैं आपको दे दूँ m, या कोई कैसी मैट्रिक्स दूँ, n मैट्रिक्स दे दूँ n क्रॉस n की, तो आप इसको दो मैट्रिसेस के सम में लिख सकते हो. कैसे? a प्लस बी, जहाँ पे a क्या होगा? सिमेट्रिक पार्ट, और ये कौन सा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट. आपको पता है a और b की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? याद है सबको? बताओ. n इज इक्वल A टू plus A transpose upon 2. n प्लस n ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस n माइनस n ट्रांसपोज अपॉन 2. यही होता था. बिल्कुल बेसिक बात है ये. यस मैम. अब t ऑफ n जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा? t ऑफ दिस होल ट्रांसफॉर्मेशन. बट इसमें से ये वाला सिमेट्रिक पार्ट है, ये ध्यान रखना आप. मैं इसको a और b ही नाम दे देती हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी रहे, और कुछ नहीं. तो t ऑफ a प्लस टी ऑफ बी आपने डिफाइन मुझे करके दिया है कि टी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये भी तो इसका सिमेट्रिक पार्ट है, उसका मतलब ये 0 हो जाएगा. तो आपके पास क्या बचेगा? टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ बी. ठीक है. रैंक निकालनी है इसकी आपको है, रैंक निकालने को बोला हुआ था. ठीक है. तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन Yes, किस ma'am. पे लग रही है? रैंक ऑफ टी एन क्या आ जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक की जो डायमेंशन है वही रैंक बन जाएगी ना. हाँ मैम, n इंटू n माइनस 1/2 आ n जाएगा. इंटू एन माइनस 1/2 आ जाएगा. ठीक है. मैं नहीं समझा कैसे. टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ बी आ रहा है. मतलब आप कोई भी मैट्रिक्स पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो कौन सी मैट्रिक्स मिल रही है आपको रिटर्न में? मतलब ट्रांसफॉर्मेशन Skew उसके symmetric स्क्यू matrix. सिमेट्रिक पार्ट पे लग रही है. तो रेंज में कौन सी मैट्रिसेस हाँ. आएंगी? यहाँ पे हमने कुछ नोटेशन में तो गड़बड़ नहीं की है ना? ठीक है सब. मैम ट्रांसफॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं ना. नहीं वो तो ठीक है, फिर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना. इसके अलावा तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में. टी ऑफ बी इज इक्वल टू बी तो नहीं था, मतलब टी मैम ये ऑफ क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक. असाइनमेंट से. हाँ मैं समझ गई, वहीं से होगा ऐसा क्वेश्चन. टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट तो नहीं था. नहीं मैम, देखता हूँ मैम फिर से. देख लेना कुछ, मतलब यहाँ पे हो सकता है कुछ मिस हो. यहाँ से डायरेक्टली बोलना भी कुछ अटपटा सा लग रहा है. अगर टी ऑफ बी इज इक्वल टू बी दे रखा हो. मैम हम्म. मैम हाँ. यहाँ पे t ऑफ a इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है. तो मैम ये नल स्पेस में कौन सी मैट्रिक्स आएगा? मैम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा. अच्छा हाँ ठीक है. तो मैम t का नलिटी तो क्वेश्चन में गिवन है whenever A is symmetric or skew symmetric matrix. ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. अच्छा ये भी बोल दिया. ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन नहीं है मैम, मतलब यही दिया है T of A equals to 0. टी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर ए इज. तो मैम ये तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हो हाँ गया. ये तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई फिर. हाँ ये तो 0 ही मैम. होगी. टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी दोनों ही 0 आने वाले हैं.
इस क्वेश्चन में भी 2-3 अलग अलग तरीके की बातें की जा सकती है, इन्होंने तो जीरो ही ट्रांसफॉर्मेशन दे दी। मैम अगर सिर्फ सिमेट्रिक डे होता तो मैम नल स्पेस में ये सब मैट्रिक्स आ जाता है सिमेट्रिक वगैरह। मैम फिर तो नल रैंक ऑफ स्पेस टी में तो आ जाता, लेकिन एक 0 बात होना मैं चाहिए। हम्म? हाँ, रैंक ऑफ टी रैंक इस ऑफ केस टी में 0 जीरो होना आ चाहिए फिर। जाएगा। हाँ, इस केस में जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें जीरो आ जाएगा, पर इन्होंने कह रखा है कि टी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो व्हेन ए इज सिमेट्रिक। मान लो इतना बोल रखा होता तो हम सिमेट्रिक की गारंटी तो ले रहे हैं कि मैम उसकी नल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस कैसे जीरो होगा मैम? नल स्पेस मैम जीरो। नल स्पेस तो अच्छा, नल स्पेस फुल हो जाएगा। हाँ ठीक है, बोलने में फुल हो जाएगा मैम, रेंज जीरो नल आएगा। स्पेस तो फुल हो जाएगा, मतलब पूरी जो भी मतलब आपकी मैम एन रैंक क्रॉस जीरो एन आएगा। ये आ जाएगा आपका नल स्पेस, ठीक है, और रैंक ज़ीरो हो जाएगी। पूछा क्या, रैंक पूछी थी ना, इसलिए रैंक पूछी है न्यानेश ने, तो रैंक ज़ीरो बताई हमने। यस मैम। तो यहाँ पे टी ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो वेन एवर ए इज सिमेट्रिक। तो इसका जो नल स्पेस है उसके अंदर सिमेट्रिक मैट्रिसेस आती हैं, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो भी सेट होगा वो कंटेन्ड हो जाएगा किसके अंदर, इसके नल स्पेस के अंदर। पर इसका नल नल स्पेस। स्पेस उससे ज़्यादा बड़ा भी तो हो सकता है मैंने, उन्होंने उसके अलावा कुछ नहीं बता रखा। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया होता तो इसके अलावा भी मैट्रिसेस हो सकती थी जिन पे हाँ मान लो मैम कोई समझ में मैट्रिक्स आया। हमें ऐसी मिल जाती, कोई भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मिल जाती, मान लो 3 क्रॉस 3 में हम तो काम मैम करते। रैंक निकालने के लिए डाटा इंसफिशिएंट हो जाता, हाँ, मतलब नल हम तो स्पेस नहीं निकालना कह सकते। वही तभी मैं पूछ रही थी, यहाँ पे आके टी ऑफ बी बच रहा था ना हमारा, या तो ये बोल देते टी ऑफ बी इज इक्वल टू बी, कुछ ऐसा रिलेट करते, तभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा लग रहा था, ठीक है। मैम तो और एक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें टी ऑफ ए डिफाइन है ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 और नलिटी ऑफ टी पूछिए। नलिटी ऑफ टी पूछी है, तो ए को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं फिर से। टी ऑफ ए क्या हो जाएगा, टी ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। अब जो मैंने बात कर रहा था अब वो सही हो जाएगी। अब देखो टी ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, ये गिवन है जो मैं लिख रही हूँ, अब ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से इसकी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रॉपर्टी ओपन कर दो, लीनियर प्रॉपर्टी टी ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस टी ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। अब बताओ क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। मैम ये समझ में नहीं है क्या हुआ। एक मिनट, हाँ हमने और दैनिश ने क्या बोला? टी ऑफ ए इज इक्वल टू दिस अच्छा ठीक है, चलो इतना करने की क्या ज़रूरत है, नल स्पेस पूछा है ना अनिश, तो इसको ज़ीरो के इक्वल रख दो ना। मैम फिर से इतना क्यों कर रहे हैं, हाँ फिर से वही आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। नहीं, इसको नीचे वाले को सॉल्व किया तो ए प्लस ए अच्छा ट्रांसपोज अपॉन 2 ही आएगा। हाँ वही ना, इसको इस डायरेक्ट तो मैम ये जीरो स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक वाला मैट्रिक्स आ रहा है। हाँ स्क्यू सिमेट्रिक का सेट आ गया ना इसके अंदर, डायरेक्ट जीरो मैट्रिक्स के बराबर रखा तो हमें ये मिल गया। तो ये नल स्पेस के अंदर कौन सी मैट्रिसेस हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैम इंटू n माइनस 1/2 ही होगा इसका नलिटी। n into n minus 1/2 हो जाएगा इसका, उसका तो आया नहीं था n into n minus 1/2, उसका आ गया, ठीक है। डायरेक्ट जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है जैसे भी डिफाइन किया हुआ है उसको ज़ीरो के बराबर रख दो, ज़ीरो वेक्टर के बराबर। यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर ज़ीरो मैट्रिक्स थी, ठीक है, हम कुछ ज़्यादा ही सोच गए, ज़्यादा सोचने से कई बार गड़बड़ हो जाती है। मैम
हाँ, नलिटी ऑफ ट्रांसपोज n इंटू n माइनस वन अपॉन टू कैसे आएगा, ये नहीं समझ रहा मैं। ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डायमेंशन आ जाएगी ना। ये आ रहा है आपका नल स्पेस, दिस इज़ योर नल स्पेस। ये समझ गए, मैंने ज़ीरो के इक्वल रखा था ना इसको। यस मैम, वो समझ गए। तो यहाँ से ए फिर माइनस बाद में ए इज मैम इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया, माइनस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिसेस है? स्क्यू सिमेट्रिक। सेट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सेट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इसका नल स्पेस फॉर्म कर रही हैं। यस मैम। रेंज स्पेस कौन सा फॉर्म कर रही हैं? रेंज स्पेस में कौन सी आएंगी? क्या डायमेंशन है रेंज स्पेस की? सिमेट्रिक मैट्रिस। सिमेट्रिक आएंगी। साफ साफ लिखा ही हुआ है इन्होंने, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू कौन सी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो मैम रेंज स्पेस का डायमेंशन n इंटू n प्लस वन बाई टू आ जाएगा। ठीक है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, और रेंज स्पेस का n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, ऐसे करने वाले थे हम इसको डिस्कस उसके अंदर। आइगन वैल्यू स्टार्ट करते हैं, हम लेट हो गए काफ़ी लगता है। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। अब आइगन वैल्यूज़ का क्या यूज़ है हमारी लाइफ में, हम क्यों निकाल रहे हैं? हम ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस चाहते हैं जिसको किसी वेक्टर पे अप्लाई किया जाए, और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, एक सेकंड रुकना, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद वो या तो सेम वेक्टर निकल के आ जाए या उसका कुछ स्केलर मल्टीपल निकल के आ जाए। मतलब कुछ होता होगा इनका यूज़, ये देखने में ज़्यादा अच्छी लगते हैं। यानी मैं कह रही हूँ कि मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लूँ, लेट अस से, और यहाँ पे हमें लीनियर ऑपरेटर लेने पड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि टी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स तभी आ सकता है, या टी एक्स इज़ इक्वल टू 2x 3x 4x, ये तभी आ सकता है जब आप लीनियर ऑपरेटर की बात करो। एक्स वेक्टर एक्स में ही जाए, अनचेंज रहे, मतलब आपको कौन सा लेना पड़ेगा? लीनियर ऑपरेटर। तो टी हम एक लीनियर ऑपरेटर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक? किसी वेक्टर स्पेस v से वेक्टर स्पेस v तक। फाइनाइट डायमेंशनल के ऊपर ही बात करेंगे हम, इनफाइनाइट डायमेंशनल के ऊपर स्कोप से बाहर है हमारे। मतलब कुछ एक दो बातें अगर आपको एक्स्ट्रा बतानी होंगी तो इनफाइनाइट डायमेंशन के एग्जांपल लेके मैं आपको बता दूंगी कि इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या निकल रही हैं और इस पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ एक दो एक्स्ट्रा बातें। अदरवाइज़ ये जो v होगा हमारे स्कोप के अंदर, ये क्या रहेगा? फाइनाइट डायमेंशनल। क्योंकि हमारे जो सिलेबस होता है, जितना हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं बीएससी एमएससी में, उसमें जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं वो एक फ़ाइनाइट ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, और अगर ये फ़ाइनाइट डायमेंशनल होंगे तभी ये फ़ाइनाइट ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। इनफाइनाइट ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उस पर हम काम नहीं कर सकते हैं अभी। तो हमारा जितना स्कोप है हम उसके अंदर रहेंगे। तो ये होने वाले फ़ाइनाइट डायमेंशनल। तो अभी मैंने क्या कहा कि हमें एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हमारा एम क्या है? एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना सच दैट वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी वेक्टर पे अप्लाई हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिले या तो वो सेम वेक्टर हो जाए या कोई स्केलर मल्टीपल हो जाए। दिस इज ऑफ आवर इंटरेस्ट। ठीक है, इसी को जब हम ट्रांसफॉर्मेशन टी की जगह जब हम वो रखने लगते हैं, मतलब कि ए मैट्रिक्स रखने लगते हैं और उस पर कोई वेक्टर अप्लाई करते हैं। अभी मैंने बताया था मैट्रिक्स इज़ अ फंक्शन। जब मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं ए एक्स इज़ इक्वल टू सम लेमडा एक्स टाइप की, तो बस मैंने क्या किया है, अब टी को ए से चेंज कर दिया है। क्योंकि अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी टी ऑफ एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, कुछ इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी, तो इसकी यहाँ से डायरेक्टली आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स पे आ जाएंगे। इसीलिए मैंने वहाँ से आपको आपका इंटरेस्ट बताया कि आप क्यों कर रहे हैं ये काम, फिर हम डायरेक्टली मैट्रिक्स पे जंप कर गए, पर हम ट्रांसफॉर्मेशन को कॉरिस्पॉन्डिंगली साथ साथ लेके चलते रहेंगे। क्वेश्चन इस तरीके का गिवन हो सकता है आपको,
और इसमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पूछे मैम ये जा सकते आइगन वैल्यू हैं। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की अभी मैं बात करती हूँ, ठीक है। अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या हुआ, मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? यस मैम। मैम हर एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आती है क्या? हाँ मैम। एग्जिस्ट करती है क्या? अगर आप फील्ड को कंसिडर करके बात कर रहे हो तो ये बात सच नहीं है। जैसे कि वैसे तो कोई ना कोई नंबर उसकी आइगन वैल्यू निकल के आता है, लेकिन वो आइगन वैल्यू का इंटरेस्ट क्या होता है? टी एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। जब हम कह रहे हैं टी वी टू वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी एफ टू वी एफ, तो ये लेमडा कहाँ से होना चाहिए? आपको क्या लगता है? ये लेमडा फील्ड का फील्ड एलिमेंट से। होना चाहिए। फील्ड से बाहर हो जाएगा, मान लो फील्ड हमारी रियल नंबर्स है और लेमडा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से आ गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ये कहोगे कि ऐसा कोई लेमडा एग्जिस्ट नहीं करता, किसके अंदर? आर के अंदर। तो नो आइगन वैल्यू, ठीक है। किसी बुक में हो सकता है, कहीं किसी जगह हो सकता है ये लिखा मैम मिल ये जाए। टी एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स कैसे लिखना है? क्या? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। मैम ये टी एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स कैसे लिख पा रहा हूँ, मतलब ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है अभी मैं एग्जांपल्स बताऊंगी, अभी तो बेस बिल्ड कर रही हूँ ना कि ये है क्या, ठीक है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ओके सब मैम। की बात करेंगे अभी, एग्जांपल्स बताएंगे, ठीक है। दिस इज तो मैंने कहा कि ऐसा, फिर मैंने एक ऐसी बात की कि लेमडा आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये वो ऐसी ऐसी बातें कर रही हूँ मैं। कब होगा ऐसा, उसके लिए मुझे एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा वेट करो, ठीक है। पहले मैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर एक्सप्लेन कर दूँ, फिर इसका मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कि ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स विच हैज़ नो आइगन वैल्यू, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं उस पर। तो ये हमारा कंसेप्ट था। फिर मैंने टी एक्स इज इक्वल टू एक्स, टू एक्स ऐसे ऐसे लिखा। फिर मैंने यहाँ पे लाके क्या किया था, आपको इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में शो किया था, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। एक्स यहाँ पे कोई वेक्टर था और लेमडा कोई स्केलर था। मतलब हम क्या कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे थे एक्स वेक्टर पे, और हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा था, लेमडा टाइम्स एक्स। ये हमारा यूज़ का इसलिए था क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, पूरी इतनी बड़ी मैट्रिक्स से हमने किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, और सोचो जो रिजल्ट में आया वो एक लेमडा टाइम्स एक्स वेक्टर आ गया। तो अगर ऐसा कोई एक्स हमें मिल जाए, और ऐसा एक्स कब यूज़फुल होगा, जब एक्स नॉन ज़ीरो होगा। क्योंकि आप जानते हो अगर मैं ज़ीरो वेक्टर लूँ और उससे, और यहाँ पे ऑर्डर भी डिफाइन कर देती हूँ, कहीं कोई कंफ्यूज हो जाए यहाँ बैठ के, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेनी हमेशा, ठीक है। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स को मैं ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ तो आपको पता है कि ये लेमडा इंटू ज़ीरो आने वाला है हमेशा, ठीक है। ये ज़ीरो वेक्टर निकल के आने वाला है ना। तब तो कोई फिक्स लैम्बडा की वैल्यू फिक्स नहीं होगा। हाँ, लेमडा फिर इधर उधर उछलता रहेगा अपना, उसका कोई प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, इधर उधर उछलता रहेगा। तो इसको कोई यूज़ नहीं लेना हमें, क्योंकि मैथ्स में हमेशा नॉन ट्रिवियल चीज़ें चाहिए होती हैं हमें। तो यहाँ पे x को हमें कैसा लेना है, एक नॉन ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ऐसा x एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट एन x सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स हो जाए, तो इस x को क्या कहा जाएगा, आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोला जाता है। वैसे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, आइगन वेक्टर ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। लेमडा को क्या बोला जाता है, यहाँ पे इस स्केलर की खास नाम है आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, ठीक है। अब इसी बात का इस्तेमाल करते हुए, जो हमें निकालना है उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये जानते हैं कि निकालेंगे कैसे। इसी की हेल्प से बताऊंगी अब कैसे निकालेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। सबसे मेन बात तो वही है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन में निकालेंगे मैट्रिक्स से कैसे रिलेट किया? कैसे। क्या कह रहे हो? मैम ये ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स से कैसे रिलेट किया? मैंने आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन दी, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, इसकी मैट्रिक्स क्या बनाओगे आप?
बना दो जल्दी से फटाफट। 1001 1001, ठीक है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को, वैसे तो चलो मैट्रिक्स का नाम कुछ अलग होता है, तो मैं ए नाम दे देती हूँ और इसके बेस में यहाँ पे टी लिख देती हूँ, तो आपको ये पता चले कि ये इसकी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब एक काम करो, मैं ना इस मैट्रिक्स को उठाओ, किसी वेक्टर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो। अब ये जो एक्स वाई वेक्टर है, वही ऊपर वाला वेक्टर है, ठीक है, 2 क्रॉस 1 वेक्टर। रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा बताओ? एक्स वाई मिलेगा। XY मिलेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उस ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छा इस मैम, अब मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब समझ में आ गया। तो यही मैम बात, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तो सेम ही आए। हाँ देखो बेसिस चेंज होगा अगर, तब तो मैम ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स सेम ही आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स सेम ही है, यही तो मैं बता रही हूँ पहले दिन से। अच्छा मुझे ऐसे बताना चाहिए था, तो मैं पहले ऐसे ही बताती। ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स सेम है। ये मैट्रिक्स चेंज भी हो सकती है, लेकिन जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको इस मैट्रिक्स को किसी वेक्टर पे अप्लाई करने से, जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको इधर, ये सेम ही मिलने वाला है अलग अलग मैट्रिसेस के हिसाब से। उसको हम सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से थोड़ा जाके आगे रिलेट करेंगे, सिमिलर मैट्रिसेस और बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि आप जानते हो कि ये तो मैंने मैट्रिक्स बना दी, ये तो स्टैंडर्ड बेसिस की है, पर ऐसी ऐसी कितनी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं? ऐसी ऐसी उतनी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगी जितने बेसिस हैं। और बेसिस मुझे कितने बहुत होते सारी हैं? मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाएगा। हाँ, बेसिस कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो ऐसी ऐसी मैट्रिसेस भी इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर जाएंगी, ठीक है, अलग अलग बेसिस के हिसाब से। पर वो सभी सिमिलर होती हैं, एक ही फैमिली की होती हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होती कि आपने वो मैट्रिक्स ली, हमने ये मैट्रिक्स ली, क्योंकि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। जो भी आप मैट्रिक्स अलग अलग लोगे, अलग अलग इसी ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो भी मैट्रिसेस बनेंगी, सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, तो हमें उस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती नहीं है। तो अब मैंने टी एक्स इज़ इक्वल टू लेमडा एक्स को ए एक्स इज़ इक्वल टू लेमडा एक्स लिख दिया, तो आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे? इसी टी की है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब इसी टी की मैट्रिक्स बन के आई है ये। अब इस पे हमें फोकस करना है, इसकी हेल्प से मैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालती हूँ। अब देखो मैंने एक काम किया था पहले, जिस पे आप लोग अग्री किए थे, ए एक्स इज़ इक्वल टू लेमडा एक्स को मैं लिख दूँ लेमडा आई एक्स। मैम ये टी एक्स की मतलब टी ऑफ एक्स होगा, तो टी ऑफ एक्स एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगाऊँ ना लगाऊँ वो चलता है, ठीक है। टी ऑफ एक्स, टी इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ से कहाँ तक? वी टू हाँ मैम ठीक है अभी। लैम्बडा ऑफ एक्स किससे आया? लैम्बडा इनटू एक्स वाई। हाँ लेमडा इंटू एक्स ठीक है, उधर भी मैंने ब्रैकेट लगा दिया, मतलब लेमडा बाहर है, वेक्टर ऐसे कुछ x1 x2 करके पढ़ा है, ठीक है ना, वो वाली बात है ये। तो अब ये बताओ, लेमडा एक्स को लेमडा आई एक्स लिखा जा सकता है? वाई? यस मैम। मैं किसी वेक्टर x को आई एक्स करके लिख सकती हूँ, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी मैं मल्टीप्लाई करूँ, मैंने करके भी दिखाई थी अभी आपको, x1 x2, रिजल्ट में आपको क्या मिलने वाला है? x1 x2 ही मिलने वाला है। सो दिस इज़ प्योरली फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ए एक्स माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। अभी तक हमें ना तो x पता है ना ही लेमडा पता है, इसीलिए हम उसकी खोज पे निकले हैं। a माइनस लेमडा आई को अगर मैं इस तरीके से यहाँ कॉमन ले लूँ, इंटू एक्स कर दूँ, इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स क्या है? इस मैट्रिक्स को अगर मैं b नाम दे दूँ, बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इस मैट्रिक्स के लिए आपको x फाइंड आउट करना है, तो आपको कुछ पुराना याद आ रहा है? यस मैम। क्या याद आ रहा है? कुछ को ऐसा कंसेप्ट हमने किया था, सॉल्यूशन होमोजेनियस स्पेस सिस्टम। और होमोजेनियस होमोजेनियस सिस्टम की इक्विवेलेंट हो रहा है। यस 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 यस, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ किया था हमने, लीनियर इक्वेशंस, है ना। इसका जो x निकलेगा वो यहाँ से निकल, मतलब इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा, इस सिस्टम का जो भी सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलते थे?
नलिटी ऑफ नल स्पेस ऑफ बी, नल स्पेस। नल स्पेस होता है। नल स्पेस ऑफ बी। अब देखना सारी बातें कनेक्ट होंगी। इसको क्या बोला जाता था, नल स्पेस ऑफ बी की डायमेंशन को, इसकी जो डायमेंशन होती थी उसको बोला जाता था नलिटी। नलिटी ऑफ बी। ठीक है, और बी की जगह अब अपने आप रिप्लेस कर लो ए माइनस लेमडा आई, क्योंकि मैंने बी को ए माइनस लेमडा आई पुट किया था। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकलेंगी ऐसे, इस सिस्टम को सॉल्व करके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके। लेकिन हमें वैसे नहीं करना है ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यहाँ पे अब उठा के एक्स के सॉल्व करना पड़ेगा और तब जाके आपका एक्स निकलेगा और फिर आप ए माइनस लेमडा आई की कुछ बातें कर सकते हो। पहले तो लेमडा का पता करो ना। ठीक है, लेमडा निकालेंगे पहले हमारा फोकस होगा लेमडा निकालने पे। तो मैम बी को 0 होने लगा। लेकिन ये जो मैंने, हाँ एक मिनट, ये जो मैंने बात लिखवाई है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी क्यों है इसका महत्व। ऐसा ये बेकार में नहीं लिखवाई है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा एक और बात बताओ, क्या ये जो सेट ऑफ एक्स वैल्यूज़ हैं इनकी एक और ख़ास बात, हमने एक और ख़ास प्रॉपर्टी की थी, किसी को याद हो तो? ये जो एक्स वैल्यूज़ आएंगी, जो भी एक्स, मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैम क्या आवाज नहीं आ रही मैम? हेलो हेलो मैम। हेलो हेलो, हाँ मैम। मैम आपकी आवाज काट रही है। कट रही है, एक सेकंड थोड़ा रिफ़्रेश कर लूँ। हेलो, आवाज़ आई? हाँ Yes, मैम मैम। अब तो आवाज आ रही है मैम। ठीक है, जैसे ही कटे बता दिया करो, जैसे अब बता दिया। हाँ मैंने कहा था कि इस, समझ में नहीं आता ना किसका नेटवर्क अच्छा प्रॉब्लम कर अच्छा, रहा है, तो आपका या हम लोग का। नहीं मेरी हाँ कटे मैं भी तो, वही सोच रहा था। वो तो होता ही है, आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा कटता है, इस वजह से आपको डाउट होता होगा। चलो कोई नहीं, और मैम जिसका, मुझे तो स्क्रीन भी लेट दिखाई दे रही थी, मतलब आप बोलने के अच्छा बाद दिखाई दे रही थी। हाँ वो नेटवर्क की वजह से ही हो रहा था। अब दिख रही है? वैसे अब तो लिखा ही नहीं है अभी तक मैंने। हाँ ये बताओ, मैं ये आपसे पूछ रही थी यस मैम, दिखाई। कि ये जो एक्स वेक्टर निकल के आते हैं इनका सेट एक खास प्रॉपर्टी बनाता है, वो क्या थी? वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। वेरी गुड, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पे जो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है इसको बोला जाता है आइगन स्पेस। चलो उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, इतना याद रहना चाहिए हमें। तो अब ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं ये कैसे निकलेंगी? ए माइनस लेमडा आई वाली मैट्रिक्स से। मतलब हमारा जो सिस्टम आया था वो ये है, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब एक और बात यहाँ से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना था? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। फिर से प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकंड रुकना। हाँ हमें यहाँ पे क्या निकालना था? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ना। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब निकलता है होमोजेनस सिस्टम का? जब उसका नलिटी मतलब 0 नहीं होता तब। नॉन ट्रिवियल, बार बार रुक जा रहा है लिखते लिखते। ठीक है, अगर ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर हो जाए तो क्या होता है?
मतलब बी एक्स इज इक्वल टू 0 वाली मैट्रिक्स, बी अगर नॉन सिंगुलर हो जाए तो हम कहते थे दो प्रॉपर्टीज़ थी यहाँ से, ये रैंक ऑफ बी या तो लेस देन एन हो जाए, बी इज एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, या तो लेस देन एन हो जाए या रैंक ऑफ बी इक्वल टू एन हो जाए। जो इक्वल टू एन वाला केस था यहाँ पे क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी होमोजेनियस के लिए यूनिक सॉल्यूशन तो Zero एक ही solution. सॉल्यूशन है, ज़ीरो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये केस हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम इसकी सर्च में नहीं है, हम किसकी सर्च में हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की। तो रैंक ऑफ बी मस्ट बी लेस देन एन, सो रैंक ऑफ बी मस्ट बी लेस देन एन, तो रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई मस्ट बी लेस देन एन। सो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रैंक लेस देन एन हो वो क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, ए माइनस जीरो होता है। हाँ, 0 हो जाए। ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। हम x की सर्च में निकले थे और फाइनली हमें क्या मिल गया है कि x की वो सर्च जो नॉन ट्रिवियल सर्च हम ढूंढ रहे थे, नॉन ट्रिवियल x, उसके लिए ये कंडीशन मस्ट है कि a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है ना, कुछ गड़बड़ हो तो बता देना। तो ये डिटर्मिनेंट अब हमें 0 के इक्वल रख के वहाँ से जो इक्वेशन बनेगी, अब ये इक्वेशन की भी एक ख़ास बात होगी, अगर ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये n डिग्री की इक्वेशन होगी। ठीक है, और इस n डिग्री की इक्वेशन से यहाँ पे लेमडा की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, n वैल्यूज़ आएंगी। इसको मैं अभी एग्जांपल से करके दिखाती हूँ, थ्योरेटिकल ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे एग्जांपल पे आएंगे। ठीक है, अब सीधे एग्जांपल पे जंप करते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 क्रॉस 3 की, आप लोग फाइंड आउट करोगे। चलो 2 क्रॉस 2 की लेती हूँ, 3 क्रॉस 3 आप लोग करना, मैं आसान काम करूँगी। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसकी हमें क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज़। अब आप क्या कर लोगे आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ की हेल्प से हम निकालेंगे और फिर वो मैं बताऊंगी कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइगन वेक्टर निकालने के लिए बस हमें ये इक्वेशन अप्लाई करनी होगी, क्योंकि हमें लेमडा पता ही चल चुका होगा, ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो बस यहाँ से ए माइनस लेमडा आई आपको पता ही होगा, इस एक्स की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ निकालें। आवाज़ आ रही है मेरी, लिखना शुरू कर दो। इसकी आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैम थोड़ा थोड़ा कट रहा लैग हो रही है मैम आवाज। आवाज़ कट रही है, पता नहीं क्यों ऐसा नेटवर्क हाँ हो रहा मैम, है, आवाज़ कर रही। समझ नहीं आता ना फिर आवाज़ कटे तो। हेलो, अभी ठीक है, अभी तो ठीक लग रहा है मैम। इनकी सर्विस बड़ी ख़राब हो रखी है आजकल जियो की, पहले ठीक ठाक चलता था, अब देखो पहले वोडाफोन की ख़राब हुई, अब इनकी हो रही है। ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसको 0 के इक्वल रखते हैं, एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना है। अभी बेसिक कर रहे हैं हम, आइगन वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, इसलिए आपको पूरा पॉलिनॉमियल सॉल्व करनी पड़ रही है, नहीं तो एग्ज़ाम के लिए तो ट्रिक्स हैं हमारे पास, इतना भी हमें काम नहीं करना है जितना मैं करवा रही हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे 0 कर लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 5 माइनस लेमडा, साथ साथ सॉल्व करते रहो, जिसका पहले हो जाए बता देना। माइनस लेमडा माइनस 7 2 14 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा
-14। अब देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, तो ये इक्वेशन कितनी की आई? 2 डिग्री की इक्वेशन आई है। 2 डिग्री की। और ये उतने ही डिग्री की आएगी जितनी पॉलिनोमियल, जितनी आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्यों आएगी ऐसी? क्योंकि मैं हर एक डायगोनल से इसको माइनस करती जाऊंगी ना। a माइनस लेमडा आई, जो भी आप a मैट्रिक्स लोगे उसको एक स्केलर मैट्रिक्स माइनस लेमडा आई करके माइनस कर देना है। तो मतलब जो डायगोनल पे पड़े हैं ना एलिमेंट्स, वो जाके माइनस होंगे। ये सब चीज़ें कर ही चुके होगे आप अपने कॉलेज में। तो बस अब हमें लेमडा की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। निकाल दो ज़रा। लेमडा स्क्वायर, अच्छी सी इक्वेशन दी है मैंने आपको ताकि आपके इस इंटीजर वैल्यूज़ निकल आए। -7 लेमडा प्लस 2 लेमडा -14 इज इक्वल टू 0। सो लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? लेमडा -7 और लेमडा प्लस 2, यही आ रहा है सबका। यस मैम। लेमडा की क्या क्या निकल के आई वैल्यूज़? 50। तो 7 एंड -2। सो लेमडा 1 को आप बोल दो चाहे 7 और लेमडा 2 को बोल दो -2। ठीक है, अब निकालते हैं आइगन वेक्टर्स। अगर आइगन वैल्यू सबको क्लियर हैं तो हम आइगन वेक्टर्स की ओर बढ़ते हैं। a माइनस लेमडा आई, सबसे पहले लेमडा 1 के लिए निकालते हैं। a माइनस लेमडा 1 आई, लेमडा 1 आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स वेक्टर आपको कैसा मानना है? कितने ऑर्डर का मानोगे? मैम थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। ठीक है, मैम यहाँ पे हाँ मैम ठीक, वो 0 था। ठीक है मैम। इक्वल टू 0 था, मैंने शायद लिखा नहीं था गलती से। a माइनस लेमडा 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं हम सीधे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? a माइनस 7i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। बस a माइनस 7i वाली मैट्रिक्स निकालनी है अब आपको, और कुछ नहीं। तो ये बन जाएगा -2 7 2 -7, ये बन जाएगा -2 7 कर लेना आप 2 -7, ऊपर बस माइनस कर दिया मैंने। एक्स वेक्टर को कैसा लेंगे बताओ कोई? 2 क्रॉस 1 मैम। x1 x2। हाँ, x1 x2 टाइप का ले लेते हैं। 2 क्रॉस 1 वेक्टर बस। और सॉरी, इज इक्वल टू 0 वेक्टर आएगा ना, क्योंकि आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। देखो 2 तरीके होते हैं आइगन वेक्टर निकालने के लिए। जो मैं बता रही हूँ वो इजी है ज़्यादा। एक तो आप ऐसे कर सकते हो ax इज इक्वल टू 7x, और एक आप ये कर सकते हो जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, a माइनस 7i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 वेक्टर रख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आप x1 x2 के लिए सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ेगा ज़्यादा मुझे लगता है। -2x1 इज इक्वल टू 7x2। सो बस ये रिलेशन आपको मिल गया। सॉरी, 2x1 इज इक्वल टू 7x2 आ रहा है ना, और नीचे से करोगे तो भी यही आएगा। दिख रहा है सबको? नीचे से करेंगे तब भी यही आने वाला है। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? 7/2 x2। अगर मैं x1 को 1 रख दूँ या x2 को 1 रख दिया जाए, मतलब ये जो x वेक्टर निकल के आने वाला है वो कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ से अब यही रिलेशन आएगा, पूरा एग्जैक्टली वेक्टर नहीं निकल के आएगा, क्योंकि एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट वेक्टर्स होते हैं। एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स होते हैं, पर वो इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू वन आइगन वैल्यू। डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएंगे वो LI होंगे, उसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, आवाज़ आ रही है साफ? ये सुनने में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं मैम सब ठीक है, क्लियर है मैम। बढ़िया। बता दो फिर। अब यहाँ पे क्या आएगा? x1 x2। तो मैं x2 की जगह क्या रख लूँ? x2 की जगह अगर मैं x1 की जगह 7/2 x2 और नीचे ये x2। रख लूँ।
ठीक है ना। यस मैम। x1 को मैंने 2 रख दिया, नहीं 7 2 आएगा, 7 2 ऐसे रख सकते हैं, मतलब आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी रख लो। मैं ऐसा वेक्टर भी बना सकती थी, x2 को 1 रख देती और इसको 7/2, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये दोनों ही वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स हैं। x की वैल्यू ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस आप स्केलर कॉमन लेके फिर आप वहाँ से कर सकते हो। तो मेन बात क्या है, मेन बात है ये रिलेशन, जो भी इस टाइप का रिलेशन आएगा, और बाकी जितने भी आइगन वेक्टर्स बनेंगे वो सब इनके एलडी बन जाएंगे। दूसरा आइगन वेक्टर निकालते हैं, a माइनस 2i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, a माइनस 2i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसको निकालेंगे, ज़रा निकाल के दिखाओ मुझे। a प्लस 2i, सबने मैट्रिक्स लिखी ली होगी, निकाल के दिखाओ फटाफट। इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 करके x क्या निकलेगा आपका। एक मिनट रुकना, मैं आती हूँ। मैं ना यस। वो एक बार ए मैट्रिक्स को बता दो। आपने लिखा नहीं। 5720 रो वाइज। 5720, ठीक है। हो रहा है सबका। हाँ मैम। यस मैम। मैम x1 x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं। x1 इक्वल टू माइनस x2 आ रहा है, माइनस x2 आया मेरा। अच्छा, अब कोई तीसरा बता दे, फैसला कर लो। हाँ माइनस ही आएगा मैम। ठीक है, तो माइनस आएगा तो आप कुछ इस तरीके का आइगन वेक्टर बना लोगे, 1 -1 या -1 1, जैसा भी आप बनाना चाहो। ठीक है, आइगन वेक्टर बनाने के लिए आप फ्री हो, अप टू स्केलर मल्टीपल्स। यहाँ पे मैम आइगन वेक्टर कभी 0 0 आ सकता है क्या? आइगन वेक्टर 0 0 नहीं आ सकता। आइगन वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट इट सेटिस्फाइज जो भी कंडीशन ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। हाँ मैम ठीक है। आइगन वेक्टर निकाला ही इसलिए गया है क्योंकि हम नॉन ज़ीरो वेक्टर्स की सर्च में थे। ठीक है, तो ज़ीरो कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा आइगन वेक्टर के रूप में। तो यहाँ से आपका वेक्टर निकल आया। अच्छा, ऊपर जो वेक्टर आया था वो आया था 7 2 और दूसरा आया है 1 -1। अब ये जो वेक्टर है, एक x1 आया था पहले आपका, ये x2 आ गया। x1 और x2 ये क्या हो जाएंगे, li हो जाएंगे। ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़। अब एक और मैट्रिक्स देती हूँ मैं आपको, उस हम एल सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनस सिस्टम ऐसे बोल सकते हैं ना। किसको, इस वेक्टर को। मैम आपने एक बार बताया था ना होमोजेनस सिस्टम का एल सॉल्यूशंस n-r एल सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसके एल सॉल्यूशंस कितने होंगे, n-? 2 हो गए। हाँ, मतलब मैम जितना ये आइगन वैल्यू होगा तो मैम उतना ही एलआई सॉल्यूशन होगा। नहीं, आइगन वैल्यूज़ में भी फिर आगे ब्रांचेस निकलती हैं कि आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट होंगी। तो जितनी नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ होंगी उतने डिस्टिंक्ट हाँ मैम डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ आइगन वैल्यू की इक्वल होगा। हाँ, डिस्टिंक्ट होंगी तो उतने के इक्वल आ जाएगा। लेकिन जब रिपीटेड होंगी वो मैं कल कराऊंगी आपको, रिपीट के केस में क्या होगा। फिर वहाँ से हम n-r तो 1 आ रहा है इधर ऊपर। मैट्रिक्स कहाँ है आपकी, मैम इधर तो हमें ए मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी ना, a+2x a+2i x।
यहाँ पे ए जो भी ए माइनस 7i वाली मैट्रिक्स अलग आएगी, ए प्लस 2i वाली मैट्रिक्स अलग आएगी, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग नलिटी आएगी ना ज्ञानेश। नलिटी तो वो नहीं आ रही है सभी जगह। तो दोनों की 1 और 1 काउंट होके 2 देगा ना आपको आंसर। समझ गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर आइगन वैल्यू देखना है, उसको हम फिर जाके अभी रिलेट करती हूँ मैं नलिटी से। हाँ, उसको देखना है। नलिटी से अभी जाके रिलेट करती हूँ, उसका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपके दिमाग में। उससे पहले एक और चीज़, आपने मुझसे पूछा था कि किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ ना हो, ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है। एक बार इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ मुझे निकाल के बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको कुछ ऐसी गिवन होगी, उसकी मैट्रिक्स है ये। मैम नहीं हो गई आइगन वैल्यू जिसकी प्लस माइनस आयोटा आ रहे हैं मैम। प्लस माइनस आइटा आएंगी। इस आइगन जो ये लिखा है मैंने, जो भी मैट्रिक्स बनाई है, एक तो इसको दिमाग में छाप लो, या तो ये वाली या फिर ये वाली, दोनों की आइगन वैल्यूज सेम आने वाली है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालो फटाफट। माइनस आई हो रहा है मैम। ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई आ रहा है ना, कर लो, जिसका नहीं हुआ है निकाल लो अच्छे से। यस मैम। माइनस आई आ रहा है। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, पता नहीं वो बंद तो नहीं हो गया, बंद हो गया शायद। ट्रांसफॉर्मेशन में पूछा गया था वो क्वेश्चन, मैंने कहा था मैं मैट्रिक्स में कराऊंगी ये क्वेश्चन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 24। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t from r square to r square such that t square is equal to t square of v is equal to minus v for all v belongs to r square। फिर हमने इसको सॉल्व किया था थोड़ा बहुत, एक तो आपका शुरुआत का रह गया है, जाके देख लेना रिकॉर्डेड। आज 3 हो जाएंगे लेक्चर, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। अच्छा, जो आज की वीडियो 3 पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड हो गई है, तो शुरू के 2 पार्ट्स तो असाइनमेंट डिस्कशन में डालूंगी मैं, और ये जो अब तीसरा पार्ट चल रहा है वीडियो का, इसको मैं लीनियर अलजेब्रा वाली प्लेलिस्ट में डालूंगी, तो अपना उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, ये वाले मैंने जानबूझ के पार्ट किया, 2 तो गलती से हो ही गए थे, तीसरा पार्ट मैंने जानबूझ के किया ताकि जो लेक्चर है आइगन वैल्यूज़ वाला वो अलग रहे उन असाइनमेंट डिस्कशन जो अभी हो रहा था प्रीवियस ईयर का उससे। ठीक है, तो यहाँ पे t के लिए बता रखा है कि टी स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस वी। फिर हमने यहाँ से जो भी सॉल्व कर करा के कंडीशन निकाली थी वो ये निकल के आई थी, टी स्क्वायर प्लस आई ऑफ वी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वी। अब हमने कहा था ऐसी मैट्रिक्स जो हर एक वेक्टर के लिए 0 दे वो कौन सी होती है, वो केवल और केवल 0 मैट्रिक्स होती है। तो मैंने कहा एक मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन में ही रहो अभी, तो मैंने कहा एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालनी है, उन्होंने इस टाइप की दी हुई थी, मैंने उसको इस टाइप से मोल्ड करके लिख लिया। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है सच दैट टी स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0, और यू कैन से ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऐसी निकालनी है सच दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई। ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी? ट्रांसफॉर्मेशन निकालो या मैट्रिक्स में देख लो। मैट्रिक्स में वापस आऊँ मैं? मैम ये ट्रांसफॉर्मेशन y और माइनस x हो रहा है, y माइनस वाई कॉमा एक्स हो रही मतलब है। p of x y is equal to माइनस y is वाई equal to कॉमा minus एक्स, आपने कहा था ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको मैं 2 बार अप्लाई कर दूँ ना, तो टी ऑफ एक्स वाई तो ये आ रहा है, टी ऑफ माइनस वाई एक्स अप्लाई कर दूँ तो ये क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा माइनस एक्स, मतलब जो लास्ट वाला है उसको माइनस करके हम यहाँ लिख देंगे, और जो फर्स्ट पोजीशन पे मैम पड़ा मेरा है तो उसको y को माइनस x आ रहा है।
मैम y कॉमा माइनस एक्स आ रहा है। y कॉमा माइनस एक्स भी आ जाएगा एक ही बात है। ठीक है, अभी बताती हूँ क्यों है वो। अब मैं थोड़ा सा आपका दिमाग में कनेक्शन बनाना चाहती हूँ। इतना सबको समझ में आ गया ना, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस शक्ल की होगी, लेकिन मैट्रिक्स कैसी होगी, हम मैट्रिक्स को देखना चाहते हैं। ठीक है, वापस आऊँ उस पर, मैट्रिक्स के अंदर हाँ मैम। टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई। मैंने कहा मैट्रिक्स इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मैट्रिक्स, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई बोल दूँ, या टी के कॉरिस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स बनेगी टी के कॉरिस्पॉन्डिंग, मान लो वो ए बनती है, या फिर मैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई बोलूँ, या बोल दूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई, जो भी इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है। तो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स थी, मैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिखती हूँ, सॉरी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसकी मैट्रिक्स बना के लिखते हैं। टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आपने क्या बोला मैंने, माइनस एक्स वाई। पहले इसकी बनाते हैं, y कॉमा माइनस एक्स। सॉरी वाई कॉमा माइनस एक्स। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाओ जल्दी फटाफट, शॉर्टकट वे से। शॉर्टकट वे के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे x रखो, यहाँ पे y रखो, इनके कोफिशिएंट 0 1 x का कोफिशिएंट 0, कॉमे से पहले पहले y लिखा हुआ है ना, तो y को आप क्या लिख सकते हो, 0x प्लस 1y, तो 0 और 1 कोफिशिएंट है, तो x का 0 y का 1, फिर सिमिलरली x का -1 y का 0, ये बन गया आपका मेहनत। चलो ये आपकी फेवरेट थी, लेकिन ज्ञानेश ने मुझे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी, नहीं निर्मल्या ने बताई थी। टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई कॉमा एक्स। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, ये क्या बनेगी, इसकी मैट्रिक्स निकालो ज़रा, 0 -1 1 0। ठीक है, ठीक किया मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकाली है, जो पीछे ट्रांसफॉर्मेशन थी उसकी मैट्रिक्स निकाल दी है। अब ये जो मैट्रिक्स आई है वो क्या इनकी बहनें नहीं लग रही हैं आपको, ये वाली इसकी है और ये वाली इसकी है, मतलब सेम है ये। और इस मैट्रिक्स के अंदर आप देख चुके हो ये खास प्रॉपर्टी है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई, चाहे वो ये मैट्रिक्स हो चाहे वो ये वाली मैट्रिक्स हो, दोनों एक का स्क्वायर माइनस आई आ रहा था। क्या आप कनेक्ट होने लगी हैं चीज़ें, या मैं और कनेक्ट करवाऊँ, अपनी तरफ से करवाऊँ अगर अपने आप नहीं हुई है तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग बता रहे थे, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ल में थी उसकी जो मैट्रिक्स निकल के आई वो भी यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी। तो मुझे तो अगर कोई निकालने को कहता कि आप ट्रांसफॉर्मेशन निकालो ऐसी ऐसी जो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैं मैट्रिक्स के बारे में सोचती, क्योंकि मेरे लिए मैट्रिक्स सोचना ज़्यादा आसान है, बिकॉज मेरी मैट्रिक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस है। आप लोग मैट्रिक्स कर लोगे, आपको भी मैट्रिक्स में निकालने में ज़्यादा आसान रहेगा। कई बार हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन में कभी इजी रहे, दैट डिपेंड्स। लेकिन ये बात सबको क्लियर हुई? हाँ मैम, एकदम ऐसे ही कनेक्ट होना चाहिए चीज़ें। और एक बार बता दो मैम। और एक बार बता दूँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें, अच्छा वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्लियर थी, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स। हाँ, इसकी हमने मैट्रिक्स निकाली निर्मल्या, कैसे निकाली, पहले यहाँ पे क्या किया, x वाले कोफिशिएंट रखा, फिर y वाला, फिर यहाँ पे x वाला, फिर y वाला। तो ये जो x वाला और y वाला कोफिशिएंट है वो किसकी हेल्प से रखेंगे, पहले जो कॉमे से इस तरफ पड़ा है, मतलब फर्स्ट वाला जो टपल में फर्स्ट एलिमेंट है y, तो 0 1 बन जाएगा इसके कोफिशिएंट्स। माइनस एक्स के लिए क्या बन जाएगा, -1 0। तो ये मैट्रिक्स बना ली हमने, इस ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाई है अभी तक मैंने सिर्फ। अच्छा, मतलब उसका बेसिस लेकर आपने बनाया, ठीक है ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिस से बना लिए, हाँ, कोई उसमें कोई हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, स्टैंडर्ड बेसिस से आराम से बना सकते हैं हम। नीचे हाँ, हमने क्या किया है, नीचे मैंने ऊपर मैंने मैनक वाली मैट्रिक्स ली थी, नीचे मैंने आपकी वाली ली थी। अब नीचे जो मैट्रिक्स ली है उसके लिए बना लो, माइनस वाई है तो 0 -1, और कॉमे में x है साथ में पड़ा तो उसके लिए 1 0 नीचे आ गया, बस स्टैंडर्ड बेसिस की बना ली है। अब ये जो मैट्रिक्स मैंने निकाली है वही मैट्रिक्स है जिसका मैंने स्क्वायर करवाया था आपसे, और जिसकी मैंने आइगन वैल्यूज़ निकलवाई थी। इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे लैम्डा की वैल्यू ± आइटा आई थी,
ये वही मैट्रिक्स है। दो तरीके की मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है और एक उसका ट्रांसपोज है। एक मैट्रिक्स है, दूसरा उसका ट्रांसपोज है। इसीलिए दोनों ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे काम कर रही थी। तो इस मैट्रिक्स का जब हमने स्क्वायर किया था अभी बिना ट्रांसफॉर्मेशन बताए, तो आपने कहा था इस मैट्रिक्स का स्क्वायर -i आ रहा है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ था, ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन बताओ जिसका स्क्वायर -i आ जाए। अब मैं चाहे यहाँ t लिख दूँ चाहे मैं a लिख दूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। t और a बराबर मान के चलो अपने दिमाग में। क्लियर हुआ? यस मैम। मुझे तो लगता है कनेक्शन ही तो नहीं कट गया, कोई बोला ही नहीं। निर्माल्या हाँ का क्या मैम। कनेक्शन नहीं आ रहा है? नहीं हाँ मैम। नहीं ठीक है, मान के चलूँ हो गया सबका। यस मैम। ठीक है, जाते जाते आपको एक क्वेश्चन करना होगा, पर उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ। एक चीज़ होती है, वैसे तो आपकी नॉलेज के लिए है, ये कहीं आता तो नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपकी जो भी मैट्रिक्स है ए, उसकी आइगन वैल्यूज़ का सेट। हाँ, आइगन वैल्यूज़ को सेट में डाल दिया जाए। ठीक है, जैसे हमारी कोई भी मैट्रिक्स थी, पहले ऊपर क्या आ रहा था, उसकी आइगन वैल्यू 7 और -2 कुछ ऐसी आई थी, या 5 -2 जो भी थी। इनको एक सेट बना लिया, तो इस सेट को क्या नाम दिया जाएगा, स्पेक्ट्रम। ठीक है, और एक होता है स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस, स्पेक्ट्रल रेडियस, स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होता है, जो भी मैक्सिमम आइगन वैल्यू है, मतलब λ1, λ2, λn कुछ आइगन वैल्यूज़ हैं n क्रॉस n मैट्रिक्स की, इसमें से आप मॉड लैम्डा आई करो और उसका मैक्सिमम निकालो, या फिर ऐसे मैं बोल दूं आपको कि मॉड λ1 मॉड λ2, मॉडुलस का मैक्सिमम आपको निकालना है, और वो जो मैक्सिमम निकल के आएगा वो होगा स्पेक्ट्रल रेडियस। ठीक है, बस इतना काफ़ी है आपके लिए जानना। इसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन कुछ यूज़ होंगी ये टर्म्स, अगर क्वेश्चन में आगे आते हैं एक दो क्वेश्चन, तो फिर आपके काम आ जाएगा। बस टर्म इतनी ही थी। आगे बढ़े। हाँ हाँ करते रहा करो, नहीं तो मुझे लगेगा कनेक्शन कट हो गया है। यस मैम। ठीक है, जनरल फॉर्म। मैम एक बार स्कूल डाउन कीजिए। देखो मैम ये स्पेक्ट्रल रेडियस को एक बार बता दो। स्पेक्ट्रल रेडियस है, जितनी भी आपकी आइगन वैल्यूज़ हैं उनका पहले तो मॉडुलस ले लो। ठीक है, सबका मॉडुलस ले लिया हमने। अब उन मॉडुलस में से मैक्सिमम निकाल लो। जैसे कि आपके पास ये सेट है 7 -9 2 आइगन वैल्यूज़ का, तो इसका स्पेक्ट्रल रेडियस कैसे निकलेगा, मॉड 7 मॉड -9 मॉड 2। तो स्पेक्ट्रल रेडियस क्या निकलेगा इसका, बताओ जिसको समझ में आ गया है। 9 आएगा। 9 आएगा। मॉडुलस वैल्यू जिसकी लार्जेस्ट होगी वो निकलेगा स्पेक्ट्रल रेडियस। ठीक है, थोड़ी बहुत इनकी तो मैम ज्योमेट्रिकल ये इंटरप्रिटेशंस होती हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम और वो होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन स्पेस और ये स्पेक्ट्रम एक ही तो हो रहा है। सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज है ना स्पेक्ट्रम, तो आइगन वैल्यूज ना अच्छा कि अच्छा, हाँ वेक्टर्स। हाँ मैम समझ में आया। ठीक है, ये तो कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आएगी आपके पास जो भी स्पेक्ट्रम होगा। हाँ हाँ मैम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होती है, हमने सॉल्व तो कर लिया आइगन वैल्यूज, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। वो क्या होती है, जब हम a माइनस लेमडा आई करते हैं और उसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हमें एक n डिग्री पॉलिनोमियल मिलती है। ठीक है, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तब तो इक्वेशन बन जाएगी, पर इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, एक लौता डिटर्मिनेंट, वो होती है n डिग्री पॉलिनोमियल।
अब ये जो n डिग्री पॉलिनोमियल होती है इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये क्यों बता रही हूँ मैं आपको, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसमें भी एक अपने आप में एक कंसेप्ट है। देखो 2x2 इसका सॉल्यूशन ही तो आइगन वैल्यूज होता है। हाँ, इसकी सॉल्यूशन ही आइगन वैल्यू होती है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बातें भी हमें करनी है अभी इसके बारे में। इसका जो पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं उसको आप रूट्स कह दो, सॉरी पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ और रूट्स में डिफरेंस पता है सबको? यस मैम। मुझे नहीं पता। हाँ, जिसे पता है बताओ, एकता बताओ। जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे वो तो जीरोस हो जाएंगी, और जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे जो भी वैल्यूज वो रूट्स हो जाएंगी इक्वेशन की। बिल्कुल बिल्कुल। इक्वेशन क्या होती है? जब आप किसी कुछ नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिए हो उसको ज़ीरो के इक्वल रख देते हो, ऐसा ही करते हो। यहाँ पे जो x वैल्यूज़ होती हैं इसको सेटिस्फाई हाँ। करने वाली, जो भी x वैल्यूज़ होती हैं उनको क्या बोला जाता है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और पॉलिनोमियल या कोई फंक्शन, सिर्फ पॉलिनोमियल ही नहीं, कोई भी फंक्शन हो, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, कुछ भी फंक्शन हो, फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे ज़ीरो हो जाती है, जहाँ पे f इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इन x वैल्यूज़ को क्या बोला जाता है? ज़ीरोज़। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो भी जहाँ ज़ीरोज़ यूज़ करूँगी वो उसके रिगार्डिंग होगा, जहाँ पॉलिनोमियल्स के जीरोज और रूट्स तो एक ही होगी। रूट्स कई बार यूज़ कर दिया जाता है, पर ज़ीरोज़ एक सही शब्द है फंक्शन के रिगार्डिंग। कोई भी फंक्शन है उसके रिगार्डिंग आपको यूज़ करना है अगर वर्ड कि f ऑफ x कहाँ पे ज़ीरो वैल्यू देगा, तो वो ज़ीरोज़ होती हैं फंक्शन की। ठीक है, ज़ीरोज़ का मतलब क्या? जो फंक्शन को ज़ीरो बना दे। ठीक है, रूट्स होते हैं जो हाँ, सेटिस्फाई मैम। कर जाए इक्वेशन को। हाँ तो मैम रूट्स जब निकलते हैं तब इस मतलब इक्वल टू जीरो की मतलब जीरो की स्पेस में कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 हो सकता है। जैसे आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 बोलोगे, तो यहाँ पे x और y वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करेंगी वो इसके रूट्स होंगे। ठीक है, 4 इधर आके 0 ही बनने वाला है वैसे भी, कुछ भी है। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे जो x वैल्यू निकल के आएगी उसको रूट बोलोगे। ठीक है, तो इसको नेट पे सर्च कर लेना, मिल जाएगी इसके बारे में डिफरेंस। छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन है डिफरेंस। जनरल फॉर्म करा रही थी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की। अब मैंने आपको कोई मैट्रिक्स दी थी ऊपर, उसकी क्या थी वो मैट्रिक्स, कोई बताएगा, याद दिलाएगा? 7 0 यहाँ पे था 5720। अच्छा अच्छा 50 5720। हाँ, ये थी मैट्रिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने माइनस लेमडा करके निकाल ली, पर उससे भी आसान तरीका है आपके पास। इसके लिए एक जनरल फॉर्म है कैरेक्टरिस्टिक निकालने की। वो जनरल फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए। अब देखो ट्रेस का भी काम आएगा, डिटर्मिनेंट का भी आएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इनटू एक्स, मैं यहाँ पे वो लेमडा की बजाय एक्स लिख रही हूँ, ठीक है, समझ जाओ। ये मेरे मत सोचना कि एक्स कहाँ से आ गया। प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो x वैल्यूज़ निकल के आएंगी x इज इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2, वो क्या होंगी? आइगन वैल्यूज़। अब यहाँ से एक रिलेशन हमें पता है 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए कि जो रूट्स का सम होता है, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे? इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे? ट्रेस ऑफ ए। वेरी गुड।
इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स निकालने का तरीका क्या है? मैम समझ में नहीं आया। माइनस ऑफ माइनस ट्रेस ऑफ ए। चलिए बात तो कंप्लीट कर लूँ, अब बोलना समझ में नहीं आया। अब बताओ समझ में नहीं आया? मैम यहाँ पे ट्रेस ए क्यों लिख दिया? सम ऑफ रूट्स क्या होता है किसी इक्वेशन का? अगर कोई इक्वेशन में आपको दे नहीं दूँ नहीं मैम, एक्स ये स्क्वायर प्लस कैरेक्टरिस्टिक ए एक्स, पॉलिनोमियल बनाने तक। हाँ मैम ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में मतलब वो ट्रेस ए क्यों लिख दिया? वो जनरल फॉर्म होती है उसकी। मैं n क्रॉस n के लिए भी अभी बताऊंगी, अभी मैं 2 क्रॉस 2 में बता रही हूँ, वो होती है उसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, उसमें हमें डीप में नहीं जाना है वो क्यों होती है कैसे होती है। ठीक है, हाँ मैम ठीक है। वो n क्रॉस n में और ज़्यादा भयानक हो जाती है। जैसे 2 3 से आप बढ़ते जाओगे आगे तो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी होती जाएगी, पर हमारा 2 और 3 में ही काम चल जाएगा। ठीक है, वो सब कुछ हम सारी चीज़ें देखेंगे आगे कैसे मैनेज होंगी। 4 क्रॉस 4 में भी सब कुछ मैनेज हो जाएगा, उसकी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, n क्रॉस n के लिए वो अजीब सी फॉर्म ले लेती है, देखते हैं उसको। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या बनने वाला है? माइनस ए। माइनस माइनस हाँ ऑफ, मैम ये ट्रेस हाँ उधर माइनस ए माइनस ऑफ ए माइनस बाय ट्रेस वन बनेगा। इधर जो मैंने इक्वेशन बताई क्या बनेगा? माइनस ऑफ ए बाय वन, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाएगा बी बाय वन। ठीक है, वो वही मैं समझाना चाह रही थी आपको। तो इधर ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्रेस ऑफ ए। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन थे क्या? वो तो आइगन वैल्यूज़ थी। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या बनेगा? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस। ये आपकी बात है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो हर जगह यूज़ होने वाली है। इसके बिना आप क्वेश्चन को ही सॉल्व नहीं करोगे, इसको हमेशा यूज़ करना पड़ेगा आपको। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और जनरलाइज़ कराऊंगी। पहले 3 क्रॉस 3 फिर n क्रॉस n के लिए जनरलाइज़ करेंगे। बस ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ और ट्रेस ऑफ आइगन वैल्यूज़, सॉरी ट्रेस ऑफ सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो सम होता है ट्रेस, प्रोडक्ट होता है डिटर्मिनेंट। एक और बात, अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स गिवन होती तो उसकी जनरल फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक की देखना आप ध्यान से क्या होती है? एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए। अब ये देखो थोड़ी अजीब काम करने शुरू कर दिए इसने 3 में आते ही, इंटू एक्स प्लस नहीं आएगा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये प्लस माइनस किस तरीके से हो रहा है देखो, समझ ही गए होगे। यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। इस तरीके से अल्टरनेट साइन चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला है मोनिक पॉलिनोमियल, वैसे मोनिक ही पॉलिनोमियल होती है। मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब पता है ना? यस Yeah, only single variable. हाईएस्ट डिग्री की 1 होती है। हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 होता है। मैम ये क्यों होता है? हाँ मैम ऑब्जर्व भी कर सकते हो आराम से, क्यों होता है। ऊपर मैट्रिक्स में जब हमने मैथ प्रोसीजर सीखा था ए माइनस लेमडा आई करने का, कहाँ गया वो, ए माइनस लेमडा आई जब करते हो उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा ए माइनस लेमडा के माइनस लेमडा होता जाता है। और ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो लेमडा के साथ तो कुछ होता ही नहीं है माइनस के अलावा। ठीक है, हाँ मैम, अगर ये आई की जगह कोई दूसरा हाँ कुछ दूसरा होता है मैट्रिक्स आ जाता है तो मैम ये मोनिक पॉलिनोमियल भी बन सकता है। यूमोनिक नहीं होती। हाँ, तब यूमोनिक नहीं। अब या तो माइनस लेमडा रेज टू पावर एन आएगा या लेमडा रेज टू पावर एन आएगा। माइनस लेमडा रेज टू पावर एन इज इक्वल टू समथिंग 0 के इक्वल रखोगे ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बता रही हूँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं बता रही हूँ, ध्यान देना। ठीक है, पॉलिनोमियल भी होगी तब भी आप एडजस्टमेंट कर लोगे, वो तो इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने हैं। मेन तो इक्वेशन पे फ़र्क पड़ता है, तो प्लस माइनस एडजस्ट हो जाएगा। इधर माइनस लेमडा पड़ा होगा तो आप माइनस कॉमन लेके उधर भेज दोगे 0 वाली तरफ, वो दैट इज़ नो प्रॉब्लम।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, मोनिक ही बनाना है इसको, इसके कोफिशिएंट आपको 1 ही लेना है। ठीक है, अब ये बात क्या हो गई कि नई बात आ गई यहाँ, तो ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, यहाँ पे भी ट्रेस ऑफ ए बन जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या आ रहा है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये आ रहा है माइनस ऑफ माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय 1। आ रहा है सबका। लास्ट वाले में हम क्या करते हैं, ये करते टाइम अपना बचपन भूल गए लगता है, यहाँ पे प्लस साइन लेते हैं, ये वाले प्लस माइनस भूल जाना, वो मैंने कैसे है, यहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस से करेंगे, यहाँ माइनस से करेंगे, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी जाके आपका प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ बनेगा। ऐसे ही देखते थे आप 3 डिग्री में। हाँ मैम, ठीक है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू स्टिल डिटर्मिनेंट ही आने वाला है मैम। तो ये सभी डिग्री मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ ए बनेगा और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डेट ऑफ ए बनेगा। अब बताती हूँ, n क्रॉस n के लिए भी यही बनेगा। ट्रेस ऑफ एडजॉइंट कैसे निकालोगे, एडजॉइंट का ट्रेस निकालना है। अब एडजॉइंट निकालने तो नहीं बैठेंगे ना हम, मान लो कुछ ऐसी मैट्रिक्स दी गई है 2 5 6 ऐसी मैट्रिक्स है। अब इसके एडजॉइंट का ट्रेस क्या होगा, एडजॉइंट कैसे निकलता है, पहले आप कोफैक्टर निकालते हो, फिर कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाते हो, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो, और फिर आती है आपकी एडजॉइंट। तो कोफैक्टर निकालते टाइम आप क्या करते हो, इसको काटा और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, जो सब मैट्रिक्स आती है, जो माइनर आता है ये निकाल लिया, ये करते हैं हम। तो जब कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं तो यहाँ जो प्रिंसिपल माइनर्स आने वाले, प्रिंसिपल माइनर्स मतलब डायगोनल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो माइनर्स आएंगे, समझ रहे हो। हाँ मैम। प्रिंसिपल माइनर्स मतलब 2 वाला माइनर, 3 वाला माइनर और ये -1 वाला माइनर, इनको ढक के और ऐसे ऐसे काट के इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को काट के हम निकालते हैं ना। तो ये जो प्रिंसिपल माइनर्स आएंगे यहीं पे रहने वाले, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोफैक्टर जो भी इनके बनेंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। माइनर में प्लस या माइनस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कोफैक्टर बन जाता है। ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो ये जो आएंगे, चलो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी, लेकिन जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो डायगोनल में पड़े कोफैक्टर्स हैं ये तो डायगोनल में ही रहने वाले हैं, समझ रहे हो। तो डायगोनल पे जो है वो डायगोनल पे ही है, उसका ट्रांसपोज करो कुछ भी करो तो आपको मतलब किससे है, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए से। तो ये आपका एडजॉइंट ए था, इसकी ट्रेस क्या आएगी, जो भी डायगोनल में पड़े हैं उनका सम करेंगे। ए का ही इक्वल आएगा, ए के इक्वल नहीं आएगा, इनके कोफैक्टर्स तो आपको निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर तो निकालने ही पड़ेंगे ना। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, कोफैक्टर निकालने का तरीका आसान क्या है, एक काम कर सकते हैं बस हम यहाँ पे, इसका कोफैक्टर निकाल लो, इस 2 का जो भी आएगा इसका डिटर्मिनेंट आएगा, वो आएगा -3 कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे प्लस माइनस एडजस्ट करना है, वो आप देख लोगे, प्लस करना है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट कोफैक्टर निकालते हैं 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये 2 × -1। तो मैम डायगोनल एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा उसका सम जो होगा वही एडजॉइंट का ट्रेस होगा। यस, डायगोनल एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आपको कोफैक्टर निकालने हैं, और इनके सब के कोफिशिएंट्स भी प्लस प्लस लगते हैं, मुझे लगता है कोफैक्टर निकालते रहें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हाँ प्लस ही होते हैं, फिर तो और भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, सबके आगे प्लस ही आना है। और इसका भी आप इसी तरीके से निकाल लोगे, 2 3 6 -5। वैसे ये काम बहुत ही एक्सट्रीम केस में आपको करना पड़ेगा, ये काम भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली वो पूछ लेगी क्या आएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तब आपको ये सब करना पड़ेगा। अदरवाइज़ सिंपल सी बात इतनी है कि आपको कभी भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से आइगन वैल्यूज़ नहीं निकालनी है, ठीक है।
आसान तरीका मुश्किल तरीका हमें नहीं करना है, आसान तरीका देखना है। एक मिनट रुक जाना। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। तो ट्रेस ऑफ एडजॉइंट है, सबको समझ में आ गया होगा। यस मैम। डायगोनल एलिमेंट्स जो बने उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल लो और उनको ऐड कर दो, क्योंकि ट्रेस निकालना है आपको। मेन बात तो यही है, ठीक है। इतना काम हम कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा ये। 3x3 में भी इसमें भी एक ट्रिक होती है। हम डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले, मतलब 2 3 जा 6, बाद में 2 माइनस 1 जा -2 और 3 माइनस 1 जा -3, हाँ। और इनको ऐड कर लेंगे। अच्छा, तो ये ट्रेस निकल आएगी इसकी? नहीं, फिर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सिमेट्रिक वालों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनकी भी एडिशन कर देंगे। मतलब 5 1 जा 5, 6 0 जा 0 और 3 1 जा 3, इनकी एडिशन करेंगे और ये दोनों प्रोडक्ट जो आए, अच्छा, मतलब ये जो दो हाँ, ग्रुप्स आए, हाँ। इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। अच्छा, ये कहाँ देखा? यूट्यूब पे? यस मैम। चलो, जिसको जैसी ट्रिक इजी लगे, अगर वीडियो है तो शेयर कर देना इसी से। वैसे मैं ये कह रही हूँ कि 99% चांस है ये आपको नहीं करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, फिर भी आप ट्रिक सीख लो एक नई, अगर आपको वो इजी लगती है तो। ठीक है, तो हम करते हैं एक बार n×n में, एक बार जनरलाइज कर लेते हैं इसको। तो मुझे उसके बाद आप एक क्वेश्चन करके दिखाना। तो देखो, मैंने आपसे एक बात बोली थी, कनेक्ट करते चले जाओ चीज़ों को। वो नल स्पेस वाला जो सारा काम है आइगन वेक्टर वाला, वो मैं कल कराऊंगी, क्योंकि अभी आज टाइम बचा नहीं है। उसको हम कल कनेक्ट करेंगे अपने दिमाग में, वो कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से हम नहीं निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इन दो बातों से निकालेंगे। ये रिलेशन हमें मिल जाएगा, सारी आइगन वैल्यूज़ का सम करोगे तो ट्रेस के बराबर आ जाएगा। ऑब्वियसली मैट्रिक्स तो गिवन होगी, उसका ट्रेस तो सामने ही दिख रहा होगा, निकाल लेना। नहीं भी दिख रहा होगा तो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन नहीं होगी, कुछ ट्रेस दे दिया होगा। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, या डिटर्मिनेंट और ट्रेस दोनों बता दिए जाएंगे, वहाँ से आप आइडिया लगा लेना आइगन वैल्यू का। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसके, और भी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगी आइगन वैल्यू निकालने की। बस आप बने रहें हमारे साथ, 1-2 दिन हो जाएगा आपका लीनियर अलजेब्रा अच्छे से। n×n के लिए जो पूरी जनरल फॉर्म हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस टाइप की होती है, x⁻n माइनस ट्रेस ऑफ ए। अब ट्रेस ऑफ ए के आगे हमेशा यहाँ पे माइनस आता है, उसको ध्यान रखना। डॉट 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 बीच में पता नहीं क्या क्या आता है, बहुत कुछ आता है, लास्ट में जाके यहाँ पे आता है -1n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये -1n क्यों हो रहा है? प्लस माइनस करते चले जाओगे, उसके हिसाब से देखते चले जाओगे। यहाँ nth है ना, तो इसको आप कहोगे -1n, फिर नेक्स्ट जो आएगा उसको -1/2, ऐसे चलते चले जाओगे, यहाँ पे nth आएगा। ठीक है, तो ये हो गई जनरल फॉर्म। यहाँ से भी आप प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ निकालोगे तो क्या आ जाने वाला है? एक बार ट्रेस ऑफ ए और एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सम आ जाएगा आपका ट्रेस और प्रोडक्ट आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब जितनी भी बातें मैंने आपसे बोली हैं उनको अपने दिमाग में रखना, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन देने वाली हूँ आपको। ठंडे दिमाग से आराम से एक क्वेश्चन करके दिखाना, ठीक है? जितनी बातें हमने पढ़ी हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, ट्रेस पढ़ लिया, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ पढ़ लिया, बिल्कुल सिंपली उन चीज़ों को यूज़ करके उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। एक सेकेंड, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम।
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 गिवन है और ये दे रखा है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 8, trace of A is 7 and its eigenvalues are in GP. GP में कैसे होते हैं एलिमेंट्स? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किस टाइप के होते हैं एलिमेंट्स, कैसे दिखते हैं? मैम अगर ए बी सी इसका आइगन वैल्यू है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। और भी कुछ कोई बताना चाहेगा? ए अपॉन बी, बी अपॉन सी इक्वल होती है। और भी कोई बताना चाहेगा कुछ? एकता की आवाज़ आ रही थी क्या कट कट के? मैम ए आर स्क्वायर। कुछ इस तरीके का अपना सपोज करना तो आपका काम बनेगा। आपको कुछ ना कुछ आइगन वैल्यूज़ को तो सपोज करना पड़ेगा जीपी की हेल्प से। दे रखा है यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ और 3-4 मिनट ले लो, उसको सॉल्व करो। मैं आती हूँ एक बार। ठीक है, दो मिनट में आते हैं। मैम हो गए। क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन 3 21। ठीक है, और बाकी लोग भी कर लो एक बार, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। हाँ 21 आ रहा है। ठीक और है, जो आइगन वैल्यूज है वो शायद ये बनेगा 1 2 4। अच्छा, ठीक है।
ठीक है। ठीक है। मैम मेरे को नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो। दिखाई दे रही, हाँ, क्या कह रहे हो एकता? स्क्रीन दिखाई दे रही मैम। आपकी आवाज़ भी कट रही है, किसी को नहीं दे रही दिखाई? दिख रही है। दिख रही है मैम। आप अपना ना रीजॉइन कर लो, एकता आपका नेटवर्क ख़राब है लगता है। सेकंड क्वेश्चन होम टास्क होगा मैम या हाँ, अभी करना है? हाँ होम टास्क है। चलता ही नहीं है, हो जाता है चलते चलते। मैं बोल दूँ तो लिख लोगे ऑप्शन? यस मैम। हाँ मैम बोल दो। a minus 3i must be non-singular. a minus 3i may be singular. a minus I must be non-singular. और a माइनस आई मे बी सिंगुलर। दो मस्ट बी वाले हैं और दो मे बी वाले हैं। मैम नॉन सिंगुलर सिंगुलर नॉन सिंगुलर सिंगुलर ऐसे है ना ऑप्शंस वाइज। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। a माइनस 3i मस्ट बी नॉन सिंगुलर, a माइनस 3i मे बी सिंगुलर, a माइनस आई मस्ट बी नॉन सिंगुलर, a माइनस आई मे बी सिंगुलर। ठीक है, एक बार a माइनस 3i के लिए दोनों पॉसिबिलिटी। मतलब मास्ट में सिंगुलर नॉन सिंगुलर, इसमें परमुटेशन लगा दो। बिल्कुल परमुटेशन लगा सही है। नहीं तभी तो और भी स्टेटमेंट बन जाएगा। तो और भी बन जाएंगे, क्या क्या बनेंगी? a माइनस 3i और क्या बनेंगे? मास्ट में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, मैंने चार में बोला है। 2 दूनी 4 और क्या? चलो क्वेश्चन डिस्कस मैम मस्ट भी सिंगुलर भी मान सकते हैं। हाँ मस्ट बी सिंगुलर। अच्छा हाँ मैम। उसने आप फ्रेजेस पे लगाया, निर्माल्या ने, आपने वर्ड्स पे लगा दिया परम्यूटेशन। वेरी गुड। अच्छा मैम। इतना दिमाग क्वेश्चन में लगाया करो उल्टे उल्टे कामों में दिमाग लगता है। ऐसे मत बोला करो मैम, हाँ फिर तो क्वेश्चन में भी मजाक भी लगता नहीं है, कर। नहीं क्वेश्चन में भी लगता है, मजाक कर रही हूँ मैं। मैथमेटिकल इंग्लिश हो रहा है। मैथमेटिकल इंग्लिश। अरे भैया ये रुक जाता है हमेशा। मैम और भी क्वेश्चन दे दोगे क्या? नहीं मुझे यही डिस्कस कराना था, एक बार बोलना क्या क्या किया है। वो फैन नहीं चल रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। कौन सा है ये क्वेश्चन? ये वाला जो आपने किया है सॉल्व, नीचे लिखा ही हुआ है। अच्छा, क्या किया आपने बता दो बस। मैंने क्या किया, मैंने तो आइगन वैल्यूज को ले लिया ए आर और ए आर स्क्वायर, आपने जो हिंट दे दिया।
और दिया हुआ है डेट ए इक्वल टू 8, ट्रेस इक्वल टू 7। तो आपने तो अभी अभी पढ़ाया कि प्रोडक्ट डेट ए के बराबर होता है और साम ट्रेस ए के बराबर होता है। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल टू 7 और ए आर स्क्वायर ए हो जाएगा 8 के बराबर और सॉल्व कर दो, हो जाएगा। मैम इसको सॉल्व कैसे अच्छा, करूँ, आपका ये हुआ नहीं हुआ। अच्छा, आपका अब आपका तो हो गया था अभी। रुक जाओ, एक सेकंड रुकना, मैं बता देती हूँ अभी आपके सामने ही। किसका हो गया और किसने बताया? तो सेकंड में से क्या आएगा? ए क्यूब आर क्यूब इक्वल टू 8। इसमें से ए का वैल्यू निकालो आपने और ए के फर्स्ट लिए में बता दो, फर्स्ट में रख दो तो हो जाएगा। देखो ए का वैल्यू तो 1/3 का पावर में आ जाएगा। आपने आइगन वैल्यूज इस टाइप की मान ली, ए आर और ए आर स्क्वायर। फिर आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट हो गया यहाँ से ए क्यूब आर क्यूब। तो डिटर्मिनेंट गिवन है 8। 8। ऐसे यहाँ पे एक और बात नहीं गिवन होनी चाहिए थी, चलो उस पर भी बात करते हैं। ओमेगा भी तो आ सकता है इसका, 2 ओमेगा भी तो रूट आ सकता है। ए आर इज इक्वल टू 2 ओमेगा। तब ऑप्शन में आएगा मैम, तब तो ऑप्शन में कैसे आएगा? ऑप्शन में कैसे आएगा? ऑप्शन ऑप्शन तो सारे रियल में है, तो हम लोग तो एक रियल ही फोर्थ भी तो दिखेगा है ना। ना, फोर्थ भी तो है ऑप्शन। अच्छा, वो 3 आ गया तो 4 को क्या जरूरत है? ऑप्शन है, ऑप्शन है नहीं, ऐसा मतलब। थोड़ी होता है, ऐसा तो कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जा सकता है रियल का ऑप्शन। लेकिन ट्रेस ऑफ ए 7 दे रखा है, वो आप जब ऐड करोगे दो कॉम्प्लेक्स को तो क्या आ सकती है ट्रेस ऑफ ए 7? नहीं आ सकता। 2 ओमेगा और एक और मान लें अगर हम, चलो यहाँ से एक बार मैं 2 के लिए ही बताती हूँ, फिर हम ओमेगा के लिए देखेंगे। ए आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, ए आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 8, ए आर इज इक्वल टू 2। उसके बाद इन्होंने कह रखा है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 7। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो ए कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ए की वैल्यू यहाँ पे आप 2/r भी रख सकते हो। आपने क्या किया था? वही किया था मैम, ए की वैल्यू आर 2/r लिखा है, तो 2/r इससे आर का वैल्यू निकाला, आर का जो वैल्यू आया प्लस 2r स्क्वायर। वैसे एक और काम बताती हूँ मैं आपको, 7r। फिर यहाँ से आपने r के लिए वैल्यू निकाली, क्या निकली थी r की वैल्यू? क्वाड्रेटिक बन रही है r में, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। r हाँ, 2 और हाफ। 2 और हाफ, ठीक है। कौन सी कंसिडर करेंगे? 2 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये हाफ को अगर कंसीडर करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। 2 को करोगे हाँ, तो 2 उसके के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग। आ जाएगा, r के करोगे तो r के अकॉर्डिंग आ जाएगा। आने सेम ही है। तो मैम किसके अकॉर्डिंग करना है? r को एक बार 2 वो लेके ऑप्शन देखो, बताएगा। r को 2 लेके देखोगे तो क्या होगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। a की वैल्यू 1 रखेंगे, r की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 और 4, ये आंसर आ जाएगा। r को 2 लेंगे। अब r को 1/2 ले लो, r को 1/2 रखना, 1/2 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4, 4/2 और 4/4। फिर से 1 2 4 आ गया, 2 अच्छा मैम। 4 2 1, जो आप लोगे उसके अकॉर्डिंग आंसर बन जाएगा। तो 4 2 1 आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी। सम ऑफ स्क्वायर पूछा था, सम ऑफ स्क्वायर करके 21 आ ही जाना है। आप इसमें एक और काम कर सकते थे, शायद आपको थोड़ा इजी पड़ जाता। आपको जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेने के लिए कहा गया था वो आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते थे, a/r a और AR। तो जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो सीधे a क्यूब निकल आता है। बात एक ही पड़ जाएगी, हल्का फुल्का सा कुछ 1 सेकंड का कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है।
क्योंकि जब आपको ए पी लेने को बोला जाता था तो आप क्या करते थे? मैम ये वाला ए पी लेने के बजाय, एक सेकेंड, ये वाला ए पी लेने के बजाय ए प्लस डी, ए प्लस 2d 3 का बोला जाता था तो आप क्या करते थे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये नहीं ले लेते थे, ताकि जब आप इनको ऐड करो तब 3a बन जाए, d का रोल पूरी तरह ख़त्म हो जाए। जैसे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो तो a क्यूब बन जाए, d का रोल पूरी तरह ख़त्म हो जाए। ठीक है, सॉरी r करो। ये बहुत बढ़िया बात कर दी आपने। ये बच्चे ऐसे ही करते हाँ हैं, मैम, 12th बिल्कुल। वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे, वो ऐसे ही करते हैं सॉल्व। हम ही लोग हमने भी किया है फर्स्ट ईयर में, हाँ, थ्योरी फर्स्ट ऑफ ईयर में किया इक्वेशन होगा। में। वो जब हम स्कूल के करीब भूल होते हैं तब गया। ऐसे सॉल्व करते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं सब चीज़ें। अच्छा, एक और बात। मैम हम्म, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1 और 3 है क्या? 1 और 3 शायद, अब कंफर्म तो होगा भी तो भी मैं कल ही नहीं करोगे? कहूँगी। अभी कल मैं करोगी आंसर क्या मैम? बताऊँ? हाँ, कल बताऊँगी। मैम कल आके ये डिस्कस करवा एक लेंगे। बात मैम, हम्म, मैम ये डिटरमिन मतलब ए क्यूब आर क्यूब इजिकल टू 8 का सॉल्यूशन, हाँ, मैम ये सॉल्यूशन पे ही आ रही थी। कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं लिया? कॉम्प्लेक्स लेके देखते हैं ना, वह उसी पे आने वाली थी, एक बार लेके देखते हैं। मुझे खुद जानना है कि कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं हो सकता। मैम जो आपने सेकंड मेथड बताया एक बार उसे कंप्लीट सॉल्व कर दीजिए। सेकंड जो मैंने मेथड बताया, ए क्यूब आ गया यहाँ से, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है? 8 दे रखी है। तो अगर आप रियल वाला ही कंसिडर कर रहे हो तो ए की वैल्यू यहाँ से 2 निकल आएगी। साथ में इन्होंने इनका सम दे रखा है, जो इनका सम क्या बताया हुआ है? ट्रेस 7 है शायद, a/r प्लस ये जो भी है, लगभग तो वही पड़ेगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी हाँ 7 आएगा। 7 आएगा। यहाँ से आपकी a कॉमन ले लेना, 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू रख देना, एक था 2 आ रही है, और यहाँ से जो r में क्वाड्रेटिक बनेगी r की वैल्यूज़ निकाल लेना। ठीक है, r की जो वैल्यूज़ निकल आएंगी वो फिर से वही 1/2 और 2 ही निकलेंगी, और कुछ चेंज नहीं आएगा। फिर वो उठा के आप यहाँ पे रख देना a के साथ। ठीक है, यस मैम। हाँ मैम। प्योर कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं ये कह रही थी आपसे कि अगर हमारा ओमेगा आ जाता, मतलब अगर हम AR इज इक्वल टू 2 ओमेगा मानते तो क्या होता? जब हम यहाँ पे ऐड करने आते तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती? 2 ओमेगा बाय आर। हाँ, ये R ओमेगा ओमेगा। बाहर आ जाता, फिर ये ओमेगा यहाँ से कॉमन रहता, फिर ये यहाँ पे गड़बड़ करता ओमेगा ना, कहीं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ जाता। तो 7 के साथ तो सिर्फ आर था, ओमेगा यहाँ पे आ जाता मैनक। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता? ये इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर पाते क्वाड्रेटिक, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आते। कोई रियल नंबर तो इसको हाँ, सॉल्व नहीं करता, तो वहाँ से प्रॉब्लम आती। ओमेगा क्या होता है? ये नहीं, ओमेगा मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हाँ। हाँ पर आई की जैसे वैल्यूज होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1, वैसे ओमेगा की वैल्यू नहीं होती क्या? हाँ है, बहुत है। वैल्यू ये होती है, ओमेगा इज x माइनस 1 टू द पावर क्यूब को सॉल्व कर लो मैम, तो भी मर जाएगा। इसका जो रूट होता है ना, वो होता है ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर। क्यों होता है इसका रूट? एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है? x माइनस 1 कॉमन, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 से तो एक रूट x इक्वल टू 1 आ जाता है। इसको सॉल्व करने से जो दो रूट बनते हैं उसको नाम दिया जाता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है इसकी वैल्यूज़ निकल के आती हैं, मैं भूल जाती हूँ बार बार, मैं निकाल भी देती हूँ आपके लिए। -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। सो ये निकल के आएंगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आइटा सीधा और अच्छा। इनमें से
एक ओमेगा होता है, किसी को भी ओमेगा और किसी को भी ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, समझ गया मैं। ये दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं, तो वैल्यूज़ होती हैं इनकी। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में इसी तरीके से हर जगह होती हैं वैल्यूज़। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 क्यों आता है? मैम इस इक्वेशन का रूट है तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल, इक्वेशन कौन सी है? इस इक्वेशन का रूट है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसी के रूट हैं, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, सबको मैम थैंक यू। में जब हमने ये लिनियर की पार्ट पढ़ा था, एक सेकंड हाँ, मतलब एकता हमारा क्या कह रहे हो? एक मिनट मेहनत। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है।